जय हिंद। स्वागत है आपको जीएस ग्लोबल स्टडी में। आज क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान में आज हम लोग अपना कृषि चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। जो हमारा चैप्टर कृषि में रह गया था उसको आज पूरा करेंगे। ठीक, तो उसको कंटिन्यू करते हैं जिसमें हमारा अगला पॉइंट था भूदान आंदोलन। ठीक, ये भूदान आंदोलन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में तो लगभग कई बार आया हुआ है भूदान आंदोलन। तो भूदान आंदोलन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें एक नंबर में भी क्वेश्चन आए हैं कि भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की। ठीक, तो एक नंबर में आए हैं। तो हम आज यहाँ पर भू आंदोलन के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे कि भू आंदोलन की शुरुआत कब हुई, किसने इसकी शुरुआत की, और ठीक, और ये पूरे देश में कैसे फैला, कैसे कैसे लोगों के बीच में यहाँ जमीन को दान देने की प्रथा की शुरुआत हुई। ठीक, तो आज हम कंटिन्यू करते हैं कि भूदान आंदोलन। ठीक, आगे चलकर ये ग्राम दान आंदोलन भी इसी में पढ़ेंगे। ठीक, तो भूदान आंदोलन सबसे पहले पढ़ते हैं कि भूदान आंदोलन था। इस आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले आचार्य विनोबा भावे ने किया था। किसने किया था? आचार्य विनोबा भावे। यहां पर लिखते हैं आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे जी ने भूदान आंदोलन की शुरुआत की और ये आंदोलन आगे चलकर ग्राम आंदोलन में परिवर्तित हुआ और फिर आगे चलकर इसे रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना गया। ठीक, तो उसको पढ़ने से पहले ये देखते हैं कि ये शुरुआत आखिर भूदान आंदोलन की कैसे हुई। ठीक, तो सबसे पहले भूदान आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को उसके सत्याग्रह में सबसे निष्ठावान सत्याग्रही की तरह भाग लिया था को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया। गांधी जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी किसे घोषित किया गया? तो आचार्य विनोबा भावे को। ठीक, गांधी जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया? गांधी जी ने अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी आचार्य विनोबा भावे जी को नियुक्त किया। ठीक, तो इन्होंने अपना क्योंकि ये सत्याग्रह कर रहे थे गांधी जी, अब सत्याग्रह जो कि गांधी जी की मृत्यु के पश्चात, यानी गांधी जी जब जीवित थे तब ही इनको अपना उत्तराधिकारी यानी आध्यात्मिक उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। उसके बाद जब गांधी जी की मृत्यु हो जाती है, उनकी जो शहादत होती है, और उसके बाद में 1948 के बाद की ये घटना है, भूदान आंदोलन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। क्योंकि गांधी जी की मृत्यु हम लोग जानते हैं कि उनको 30 जनवरी 1948 को गोली मारकर शहीद कर दिया जाता है। तो उसके बाद में फिर ये उनके जो आध्यात्मिक उत्तराधिकारी आचार्य विनोबा भावे जी थे, ये पूरे भारत की पद यात्रा की और अलग अलग स्थानों पर यानी पूरे भारत में घूम घूम कर गांधी जी की बातों यानी उनका जो सत्य, अहिंसा और प्रेम की जो भावनाएं थी उसको पूरे देश में फैला रहे थे। तो इसी के साथ साथ यहाँ पर एक बार ये ऐसे ही यात्रा करते हुए ये पहुंचे आंध्र प्रदेश में। पहुंचने के बाद में वहां पर एक गांव था, आंध्र प्रदेश में एक गांव था पेचमपल्ली। आंध्र प्रदेश में एक था पेचमपल्ली नामक ग्राम में आचार्य विनोबा भावे जी ने वहां पर जो अपना आश्वासन यानी जो भाषण दे रहे थे, और भाषण देते ही वहां पर कुछ भूमिहीन ग्रामीण किसानों ने उसे अपनी आर्थिक भरण पोषण के लिए भूमि मांगी। विनोबा भावे ने उसे तुरंत तो कोई वादा नहीं किया, लेकिन उनको आश्वासन दिया कि उनको जो है भूमि मुहैया कराया जाएगा। ठीक, यहाँ पेचमपल्ली के किसानों ने वहां पर आचार्य विनोबा भावे जी से आग्रह किया। ठीक, उनसे प्रार्थना की कि उनके भरण पोषण के लिए उनको कुछ भूमि मुहैया कराई जाए। क्योंकि उस समय अंग्रेज थे, तो अंग्रेज जब छोड़ के गए हैं, यानी अंग्रेज जब थे भारत में, तो वो लोग सारी किसान की सारी भूमि को जो भूमि थी उन सबको लेकर किसी एक व्यक्ति को, जमींदार को दे देते थे। सारे किसान जमींदार के अंडर काम करते थे। अब जब अंग्रेज चले गए, लेकिन वो
जमींदार तो थे ही, जमींदार तो भारतीय ही थे ज्यादातर, तो वो लोग कहीं नहीं गए, लेकिन सारी की सारी जमीनें उन्हीं के पास रह गई। अब जो गरीब किसान थे उनके भरण पोषण के लिए कोई भी जमीन नहीं थी, तो वहां पर विनोबा भावे से कुछ ग्रामीण किसानों ने आंध्र प्रदेश के पेचमपल्ली में कुछ भूमिहीन ग्रामीण किसानों ने वहां पर खड़े होकर और इनसे प्रार्थना किया कि हमें कुछ भूमि मुहैया कराई जाए। तो आचार्य विनोबा भावे ने वहां पर उनको कोई ऐसी, उनके पास कोई नीति नहीं थी कि वो भूमि मुहैया कराए ही, लेकिन वहां पर उनको आश्वासन दिया कि आप लोग को सरकार से बात करके भूमि मुहैया कराई जाएगी, लेकिन तब तक आप सहकारी भूमि पे कृषि करें। ठीक, सरकारी सहकारी भूमि पर कृषि करने के लिए कहा। तो उसी भीड़ में एक व्यक्ति थे श्री रामचंद्र रेड्डी, श्री रामचंद्र रेड्डी, श्री रामचंद्र रेड्डी जी, ये अचानक उस भीड़ में खड़े हुए और 80 भूमिहीन किसानों को अपनी 80 एकड़ भूमि दान में देने की घोषणा कर दी। यानी उसी भीड़ में, क्योंकि उस समय आचार्य विनोबा भावे जी को भी कोई आइडिया नहीं था, ये केवल आश्वासन दिए थे कि उसी भीड़ में जहां पर ये बैठे थे भाषण अपना दे रहे थे, उसी भाषण में उसी भीड़ से जो किसान आग्रह किए थे, उसी भीड़ में से एक व्यक्ति खड़े हुए जिनका नाम था श्री रामचंद्र रेड्डी। ये साहब खड़े हुए और 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि दान में दिया। यानी यहीं से ये प्रक्रिया चालू हुई दान देने वाली, भूदान यानी जमीन को दान देने की प्रथा की शुरुआत किसने कराया? आचार्य विनोबा भावे जी ने। सबसे पहले अपनी भूमि को किसने दान दिया था? तो श्री रामचंद्र रेड्डी जी ने सबसे पहले अपनी भूमि दान दिया था। लेकिन भूदान आंदोलन प्रारंभ किसने किया? तो आचार्य विनोबा भावे जी। ठीक, भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था आचार्य विनोबा भावे जी ने। ठीक, ये कहां से शुरुआत किए थे? तो आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली नामक ग्राम से। वहां पर सबसे पहले अपनी जमीन को किसने दान दिया था? तो श्री रामचंद्र रेड्डी जी। ठीक, और यहीं से भूदान आंदोलन के नाम से जाना जाने लगा। विनोबा भावे जी ने अपनी यात्राएं और अपना यह विचार पूरे भारत में फैलाया। कुछ जमींदारों ने अनेक गांवों के मालिक थे, बहुत सारे जमींदार जो थे वो बड़े बड़े गांव के मालिक थे। उन जमींदारों ने उन गांव वालों को पूरा का पूरा गांव दे दिया, यानी पूरा का पूरा ग्राम दान दे दिया। क्योंकि जो जमींदार होते थे उनका एक बहुत बड़ा सा घर होता था, वो गांव से बाहर होते थे, और जो गरीब किसान होते थे वो पूरा का पूरा एक गांव में रहते थे। उस पूरे गांव की जमीन जो है जमींदार के अंडर आती थी। ठीक, तो वो जो जमीन पूरे गांव की जमींदार के अंडर आती थी, उस जमीन को उन जमींदारों ने पूरा का पूरा ग्राम दान में दे दिया। ठीक, तो ये जब ग्राम दान में दे दिया तो इसी को आगे चलकर कहा गया ग्राम दान आंदोलन, यानी भूदान आंदोलन ही आगे चलकर बन गया ग्राम दान आंदोलन। अच्छा, बोर्ड एग्जाम में भूदान आंदोलन तो आया है कई बार, लेकिन अभी तक ग्राम दान आंदोलन नहीं आया है। लेकिन अभी जो बहुविकल्पीय वाला कितना क्वेश्चन बन ही सकता है, तो क्वेश्चन अभी ये आसान था तो ये बना, क्वेश्चन ये भी बन सकता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, ग्राम दान आंदोलन की शुरुआत किसने किया? तो वो भी आचार्य विनोबा भावे जी ने ही किया था। किस आंदोलन के फलस्वरूप हुआ? तो भूदान आंदोलन के बाद की जो निष्कर्ष है वो ग्राम दान आंदोलन था। उसके बाद में कुछ जमींदारों ने इस भूमि सीमा कानून से बचने के लिए अपनी भूमि का एक हिस्सा दान किया और कुछ भूमि को अपने पास रख लिया। यानी एक कानून बन गया था भूमि दान आंदोलन, तो उसके तहत बहुत सारे किसानों ने अपनी जमीन का एक हिस्सा दान दिया। और उसी के बाद में इसे आगे चलकर, यानी भूदान आंदोलन और ग्राम दान आंदोलन को आगे चलकर इसे रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है। रक्तहीन क्रांति। रक्तहीन क्रांति किसे कहते हैं? तो भूदान और ग्राम दान आंदोलन को आगे चलकर एक सम्मिलित रूप से इसे कहा गया रक्तहीन क्रांति, यानी बिना खून बहाए ही एक बहुत बड़ी क्रांति को लाना, यानी यहाँ पर एक रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है। रक्तहीन क्रांति की शुरुआत
किसने किया था? यह रक्तहीन क्रांति किन दो आंदोलनों का निष्कर्ष था? तो वो था ग्राम दान आंदोलन और भूदान आंदोलन, यानी इन दोनों को सम्मिलित रूप से कहा गया रक्तहीन क्रांति। इसकी शुरुआत किसने किया था? आचार्य विनोबा भावे जी ने। कहां से? यहाँ पर क्वेश्चन बनने को तो बहुत सारा बन सकता है, ठीक। तो कहां से शुरुआत किया था? तो आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से। किसने सबसे पहले अपनी भूमि दान दी? तो श्री रामचंद्र रेड्डी जी ने, ठीक। आगे चलकर ये ग्राम दान आंदोलन बना, इसको रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना गया, ठीक। तो ये था भूदान आंदोलन। गांधी जी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया गया? तो आध्यात्मिक उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया गया? आचार्य विनोबा भावे को, ठीक। उसके बाद में अब हम आगे देखते हैं, जो हमारा अगला पॉइंट है वो है कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान। कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, उत्पादन और रोजगार में योगदान, ठीक। तो हम कृषि को एक अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे, ठीक। चलिए तो इसको मिटाते हैं और उसके बाद में फिर आगे देखते हैं। कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान। कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में रोजगार, कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान। ये देखते हैं कि कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था क्षेत्र में क्या योगदान रहा। तो हम देखते हैं कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था है, ये एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान का आशय है कि यहाँ की लगभग आधे से अधिक जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है। तो यानी यहाँ पर जो कृषि कार्यों में आधे से अधिक जनसंख्या लगी हुई है, ये उनके रोजगार और जीविका का प्रमुख साधन भी है। कृषि यहाँ के 50% से अधिक जनसंख्या के रोजगार और आजीविका का साधन भी है, जिसमें हम देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि की रीढ़ की हड्डी रही है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान अनुपात 1951 से लगातार घटने के उपरांत 2011 में देश की लगभग 52% जनसंख्या 2011 में लगभग देश की 52% जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है। कृषि कार्यों में लगी हुई है। 2011 में, यानी 2011 में जनगणना हुआ है, तो 2010-11 में लगभग देश की 52% जनसंख्या आज भी कृषि कार्यों में लगी हुई है, जिसमें इन कृषि कार्यों में 52% जनसंख्या को यहाँ पर जो आजीविका का एक साधन है, जिसमें रोजगार और यहाँ पर खाद्यान्न के रूप में प्राप्त होता है, तो 52% जनसंख्या को, ठीक। कृषि का सकल घरेलू उत्पाद का घटता अंश गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि कृषि की किसी भी प्रकार की गिरावट और प्रतिरोध अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्र में भी गिरावट लाएंगे, जो समाज के लिए व्यापक निहितार्थ हैं। कृषि के व्यापक महत्व को समझने और भारत सरकार ने इसे आधुनिकीकरण करने का प्रयास किया। यहाँ पर जो लगातार 1952 से लेकर 1952 में अगर देखें, जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो 1952 में कृषि कार्यों में, यानी यहाँ पर 80% से अधिक जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई थी। लेकिन 1952 के बाद अगर 1952 में देखें यहाँ, तो 80% जनसंख्या
ये 80% से 2011 के मध्य लगातार इसका प्रतिशत घटता जा रहा है। तो ये भी एक गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि भारत जैसे देश में जहां पर एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, एक कृषि प्रधान देश है, जहां की जनसंख्या दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या है, उस देश में अगर कृषि कार्यों में काम करने वाले लोगों की संख्या कम हो रही है, अगर कृषि का क्षेत्रफल घटता जा रहा है, तो एक गंभीर चर्चा का विषय है। क्योंकि ये अगर कृषि ही एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें 52% लोगों को रोजगार और आजीविका के लिए यहाँ पर सीधा यहाँ पर रोजगार और आजीविका प्रदान कर रही है, लगभग 52% जनसंख्या को। अभी 2011 का आंकड़ा है। अब लगातार अगर 2021 का आंकड़ा देखें तो ये और भी कम हो रहा है, लगातार ये घटता जा रहा है। तो इसके लिए सरकार ने बहुत सारे यहाँ पर आधुनिकीकरण करने का प्रयास किया और कृषि क्षेत्र में धीरे अब यहाँ पर एक तकनीकी परिवर्तन देखने को मिलता है, क्योंकि पहले के कृषि क्षेत्र में और आज के कृषि क्षेत्र में बहुत ज्यादा अंतर हो गया है। और इस अंतर को सरकार द्वारा यहाँ पर ये किया जा रहा है कि कृषि क्षेत्र में यहाँ पर लोगों की भागीदारी बढ़ाने का प्रयास सरकार करती है। अच्छे प्रकार के यहाँ पर उत्पादन यंत्रों का प्रयोग कराया जा रहा है, उन्नतशील बीजें, ट्रैक्टर, ट्यूबवेल सिंचाई के साधन, इस प्रकार की इन कृषि क्षेत्रों में सरकार यहाँ पर मुहैया करा रही है, ठीक, ताकि इस क्षेत्र की बहुत तेजी से कमी ना हो। अगर इस क्षेत्र का अगर आयतन घटता गया तो देश के लिए एक गंभीर चर्चा का विषय बन जाएगा। उसके बाद में देखते हैं कि हमारी कृषि और कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कितना योगदान है, ठीक, यानी हमारी जीडीपी में कृषि का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि देश में 52% की जनसंख्या जिस क्षेत्र में लगी हो वो क्षेत्र अभी भी पिछड़ा हुआ है। कृषि क्षेत्र में अगर देखें तो वो अभी भी पिछड़ा हुआ है। तो उसका कारण भी बहुत सारा है कि कृषि कार्यों में लोग कृषि धीरे कम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए सरकार इन सारी समस्याओं को दूर करने का अपना एक बेहतरीन प्रयास करती है कि ये सारी की सारी समस्याएं कृषि क्षेत्र से दूर हो। लगातार सरकार यहाँ पर बहुत सारी योजनाएं बनाकर कृषि को आगे बढ़ा रही है। इसी में अगर देखें तो 1965 के आसपास में एक हरित क्रांति भी आई थी, क्योंकि 1952 में 80% जनसंख्या थी लेकिन उत्पादन नहीं हो रहा था। और उसके बाद में फिर जब हरित क्रांति आई तो कृषि क्षेत्र में एक नया योगदान, यानी कृषि के लिए एक योगदान मिला कृषि क्षेत्र में, कि एक अचानक से खाद्यान्नों की एक बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई। तो ये वृद्धि कृषि क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी जो हरित क्रांति आई। और उसके बाद में फिर धीरे बहुत सारे कार्यक्रमों को चलाकर कृषि कार्यों को यहाँ पर आगे बढ़ाया गया, ठीक। तो उसके बाद में अब हम अगला देखते हैं, जो हमारा अगला पॉइंट है वो है खाद्य सुरक्षा, ठीक। खाद्य सुरक्षा को देखते हैं। खाद्य सुरक्षा क्या है? खाद्य सुरक्षा यानी भोजन को सुरक्षित करना ही खाद्य सुरक्षा है। अब भोजन को सुरक्षित कैसे करेंगे, यानी यहाँ पर खाद्य सुरक्षा का अर्थ ही है भोजन को सुरक्षित करना, ठीक। भोजन को सुरक्षित करना ही खाद्य सुरक्षा है। अब ये खाद्य सुरक्षा को हम किस प्रकार से करते हैं, यानी जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय से लेकर आज तक जो हमने सुधार किया है वो सारा हमको यहाँ पर पढ़ना है। तो अगर देखें 1952 में 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ और उसके बाद आजादी के बाद में यहाँ पर लगभग 3 से 4 साल वो समय था जिसमें भारत में कोई कृषि नहीं कर हुई थी, यानी कोई जो है कृषि कर नहीं पाया। उसका कारण था कि एक विभाजन भी एक कारण था, क्योंकि उस समय विभाजन का समय था और विभाजन में बहुत सारे लोग भारत से पाकिस्तान की ओर जा रहे थे, पाकिस्तान से भारत की ओर आ रहे थे। तो उस बीच में कृषि कार्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि कृषि हुआ ही नहीं उस समय। तो एक भयानक अकाल पड़ा और उस समय जब भयानक अकाल पड़ा, जब हमारा देश आजाद हुआ और उसके बाद लगभग वो डेट थी 1952 की, जब हमारे देश में बहुत भयानक अकाल पड़ा, खाद्यान्न के लिए लोग एक एक दाने के लिए तरसने लगे। और वो समय जब एक एक दाने के लिए लोग तरस रहे थे तो बहुत सारे जो है विदेशों पर हम लोगों ने भी निर्भर रहा, विदेशों से भी हम लोगों ने
खाद्यान्न को आयात किया, लेकिन फिर भी हमारी जरूरतों की पूर्ति नहीं हो सकी, क्योंकि उस समय पूरी दुनिया में भी खाद्यान्न की कमी थी और भारत जो आज एक कृषि प्रधान देश है वहां भी खाद्यान्न की कमी, खाद्यान्न हुआ ही नहीं। तो उस समय खाद्य सुरक्षा यानी हम लोगों को एक ऐसा महसूस हुआ कि हम कुछ एक ऐसा यहाँ पर एक संस्था बनाते हैं, एक गोदाम बनाते हैं जिससे कि हम अपनी भोजन को सुरक्षित रख सकें। अगर भविष्य में इसको जरूरत पड़े, यानी अगर कोई साल अकाल पड़ता है या कुछ ऐसा होता है तो उसके लिए हमें इन खाद्यान्नों को भंडार करने के लिए यानी उसे सुरक्षित रखने के लिए कोई ना कोई एक बहुत बड़े गोदाम की जरूरत पड़ती है। तो उस गोदाम को यानी इस खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत एक गोदाम की स्थापना किया गया जिसका नाम है FCI, फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया एक प्रकार का ये एक बहुत बड़ा गोदाम है, मतलब ये कोई FCI एक अथॉरिटी है, लेकिन ये FCI क्या करता है, पूरे के पूरे फूड को ये स्टोर करता है। ठीक, ये स्टोर करता है खाद्य सुरक्षा में FCI। तो उसके बाद में FCI को बस केवल अभी यहाँ पर FCI को इतना जानेंगे क्योंकि ये अभी ये फूड को स्टोर करता है। ठीक, अभी इसके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले इसको देखते हैं। खाद्य सुरक्षा, देश में अकाल पड़ा हुआ था, यहाँ के लोग एक एक दाने के लिए तरस रहे थे, बहुत सारा समझौता हुआ, विदेशों से खाद्यान्न को मंगाना पड़ा, फिर भी हमारे उद्देश्यों की पूर्ति ना हो सकी। और उसी के उपरांत जो है फिर जो है डेट थी 1961 के आसपास, यानी 61-62 में लगभग 60 के दशक में यहाँ पर एक कृषि क्षेत्र में एक भयानक परिवर्तन हुआ जिसे हम लोग हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। हरित क्रांति आने के पश्चात खाद्यान्नों में और कृषि क्षेत्र में एक नया जो है योगदान मिला, जिसके हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग जी को माना जाता है। विश्व के परिप्रेक्ष्य में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग। और भारत के परिप्रेक्ष्य में, भारत में यानी ये है विश्व में हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति के जनक, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। और भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन, डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन जी को माना जाता है भारत में हरित क्रांति के जनक। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को माना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको। विश्व में हरित क्रांति के जनक, यहाँ पर क्या करते हैं, लड़के गलती बहुत ज्यादा करते हैं, पूछा जाता है भारत वाला तो मार देते हैं, विश्व वाला पूछा जाएगा तो वो मार देंगे भारत वाला, इसीलिए हम दोनों को एक साथ लिखाए हैं। विश्व के परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन जो है ध्यान से पढ़ो, ऐसा नहीं क्वेश्चन एक बार देखिए क्रांति के जनक तुरंत मारे जो आगे मिला, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन को आराम से पढ़ो। लिखा अगर विश्व है तो नॉर्मन बोरलॉग, अगर भारत लिखा है भारत में हरित क्रांति के जनक तो डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति के आने के बाद खाद्यान्न यानी कृषि क्षेत्र में एक परिवर्तन हुआ जिसमें अच्छे प्रकार के बीज यानी उन्नतशील बीजों का प्रयोग किया जाने लगा। अच्छे प्रकार यहाँ सिंचाई के साधनों का प्रयोग किया जाने लगा, ट्रैक्टर्स का यानी जो है यहाँ पर विभिन्न प्रकार के आधुनिक यंत्रों का प्रयोग किया जाने लगा, जिससे कृषि क्षेत्र में परिवर्तन हुआ। और उस परिवर्तन के फलस्वरूप कृषि में जो प्रति हेक्टेयर उपज की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई। पहले अगर कोई 1 बीघा यानी इतना बड़ा खेत था, 1 बीघा खेत में मात्र इतना अगर अन्न उत्पादन होता था, तो जब हरित क्रांति आने के पश्चात इतने ही बड़े खेत में इतना ज्यादा अन्न उत्पादन होने लगा। यानी यहाँ कहने का मतलब है कि अन्य जो खाद्यान्न थी इसके उत्पादन में वृद्धि हुआ। ठीक, बहुत तेजी से वृद्धि हुआ। FCI इसी खाद्य को सुरक्षित करने के लिए एक
संस्था बनाई गई FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना की गई और इसमें खाद्यान्नों को स्टोर करके रखा जाता है। स्टोर करने का तात्पर्य है, अगर FCI के संदर्भ में जानते हैं तो FCI में इस समय, वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो इतने खाद्यान्न, यानी इसमें, इस गोदाम में इतने ज्यादा खाद्यान्न रखे हुए हैं कि अगर इनमें रखे हुए सारे खाद्यान्नों को अगर एक बोरी के ऊपर एक ऐसे अगर लगाते हुए जाएंगे तो लगभग चांद तक पहुंच जाएंगे, इतना ज्यादा खाद्यान्न इसमें स्टोर किया गया है। पूरे दुनिया को, उस समय 1952 का समय था जब पूरी दुनिया से हम लोग खाद्यान्न आयात करना चाहते थे। पूरी दुनिया से हम लोग ये चाहते थे कि खाद्यान्न, कोई देश हमारा जो है मदद करे, हमें खाद्यान्न दे, लेकिन पूरी दुनिया में कोई देश नहीं दिया था। आज हम लोगों की स्थिति ये है कि भारत पूरी दुनिया को 6 महीने तक बैठा के खिला सकता है, इतना खाद्यान्न हमारे पास स्टोर है इसी FCI गोदाम में। ठीक, ये एक संस्था है, इसी के पास ये संस्था काम क्या करती है, किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पे यानी MSP पे खाद्यान्नों को खरीदती है, उसके बाद में इसे सब्सिडी देती है और फिर इसको ये जनता में PDS के तहत यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत इसे बांट दिया जाता है। यानी ये MSP के दर पे खरीदती है FCI MSP और ये बेच देती है PDS। अच्छा, MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य का मतलब है सरकार, यानी हर साल किसान, सरकार ये लागू करती है कि गेहूं इस बार 2250 से 2350 में खरीदेंगे या 2500 में खरीदेंगे, तो सरकार ये कहती है किसानों से हम इतने रुपए में खरीदेंगे, लेकिन वापस जब बेचेंगे तो उसको सरकार खरीदती है और फिर बांटती है। सरकार का काम है खाद्यान्न को एक हाथ से लेना और दूसरे हाथ से जनता में वापस बांट देना। ठीक, तो इस MSP के दर पे सरकार खरीदती है और उसके बाद PDS यानी इसको बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत यहाँ पर किसानों में यानी गरीब जनता में इन खाद्यान्नों को बांटा जाता है, जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत यहाँ पर 2 रुपए में गेहूं और 3 रुपए में चावल सरकार बांटेगी। यानी क्या करेगी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS के तहत सरकार यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में एक कानून बना था जिसे कहते थे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। इस अधिनियम के तहत गेहूं जो आज भी हम लोगों को मिलता है, बहुत सारे लोग जाते भी होंगे कि यहाँ पर जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, यानी आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये जानते होंगे, लाए भी होंगे, जब जाते होंगे जो है खाद्यान्नों को लाने के लिए राशन की दुकान पर, तो वहाँ गेहूं मिलता होगा 2 रुपए किलो और चावल मिलता होगा 3 रुपए किलो। ठीक, ये यूनिट के हिसाब से राशन कार्ड भी बनता है और उसके तहत ये हमको मिलता है। यानी सरकार खरीदेगी 25 रुपए में, यानी जो भी मान लो 22 रुपए में सरकार खरीदती है और उसको देती कितने में है, 2 रुपए और 3 रुपए में। ठीक, तो MSP के दर पे सरकार खरीदेगी और फिर PDS के तहत सरकार इसको बांट देगी। किस कानून के तहत, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत इतना मूल्य है। ठीक, मूल्य इसका निर्धारित करते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत, लेकिन बांटते हैं किसके तहत, PDS के तहत। PDS के तहत इसको बांटते हैं और ठीक मूल्य निर्धारित करते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत। एग्जाम में ये भी कई बार आया है खाद्य सुरक्षा अधिनियम, यानी खाद्य सुरक्षा करके ऐसे आता है, खाद्य सुरक्षा पे टिप्पणी कीजिए या खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं। तो ऐसे एग्जाम में कई बार आया है। तो खाद्य सुरक्षा यहाँ पर जो इसमें समझने वाली बातें थी वो ये थी। ठीक, खाद्य सुरक्षा में बस इतनी ही बातें इंपॉर्टेंट है, बस इतना लिख देंगे तो 5 नंबर मिल जाएगा। बाकी बहुत ज्यादा कहानी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद में फिर देखते हैं
वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव, वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव, इसको मिटा दें और फिर देखते हैं वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव। वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव। ये हमारा लास्ट पॉइंट है और उसी के बाद में फिर ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो इसको देखते हैं कि वैश्वीकरण पर कृषि, वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है। वैश्वीकरण का पहले यहाँ पर मतलब समझो। वैश्वीकरण का मतलब होता है, ठीक मान लो, पहले इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझो, फिर उसके बाद सिद्धांत में लेकर चलेंगे। क्या है, मान लो ये कोई एक देश है, ये कोई एक देश है, ठीक, ये कोई देश है, ये कोई देश है, ये सारे मान लो देश हैं छोटे छोटे, ठीक। तो वैश्वीकरण का आशय है कि ये सारे एक दूसरे से जुड़े हों, वो भी किस क्षेत्र से, ये सब एक दूसरे से इस प्रकार से जुड़े हों, ये व्यापारिक क्षेत्र के लिए यानी व्यापारिक मामले में ये सब एक दूसरे से जुड़े हों। अब ये कैसे एक दूसरे से जुड़ेंगे, जैसे मान लो ये एक व्यापारिक देश है, ठीक, ये व्यापार करना चाहते हैं इनके साथ तो करें, यानी व्यापार को करना यानी आपस में सारे देश जुड़े हों, इसी को बोलते हैं व्यापारिक देश से आपस में सारे देश जुड़े हों, तो इसी को बोलते हैं वैश्वीकरण, ठीक। अगर सिद्धांतिक बात की जाए तो वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, तो वैश्वीकरण का अर्थ यही है कि यहाँ पर व्यापारिक दृष्टि से विश्व के सारे देश आपस में जुड़े हो, ठीक, वैश्वीकरण कहलाते हैं, ठीक। अगर बात करें वैश्वीकरण की तो ये 19वीं शताब्दी में जब यूरोप व्यापारी भारत आए तो उस समय भी भारतीय मसाले विश्व के विभिन्न देशों में निर्यात किए जाते थे और दक्षिण भारत में किसानों को इन फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहन किया जाता था। आज भी गरम मसाले भारत से निर्यात किए जाने वाली मुख्य वस्तुओं में से एक है। अगर गरम मसाले देखें या भारतीय मसाले पूरी दुनिया में फेमस हैं, पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाएंगे भारत जैसा मसाला कहीं नहीं पाएंगे, यानी भारतीय मसाला पूरी दुनिया में एक विश्व विख्यात मसाले हैं। सबसे जो है क्वालिटी के मसाले भारत में होते हैं और उसका कारण भी यही है कि हम लोग जितना स्वादिष्ट खाना हम लोग खाते हैं उतना स्वादिष्ट खाना पूरी दुनिया में कोई नहीं खाता है। एकदम मसाला हम लोग भारतीय लोग तो मसाला बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं। अगर विश्व के बहुत सारे देशों में देखेंगे तो वैसे पता नहीं किस तरीके से सब लोग खा लेते हैं, हम लोग तो वहाँ कभी खा ही ना पाए क्योंकि हम लोग मसाले का प्रयोग ज्यादा करते हैं, ठीक। तो हमारे यहाँ का ही मसाला पूरी दुनिया में जाता है। ब्रिटिश काल में अंग्रेज व्यापारी भारत आए, कपास की खेती की ओर आकर्षित हुए। जब ब्रिटिश काल में अंग्रेज आए तो सबसे पहले वो लोग भी मसालों का व्यापार करने के लिए ही आए थे भारत में, लेकिन यहाँ पर ये देखा कि यहाँ पर मसालों के अतिरिक्त और भी बहुत कुछ है यहाँ पर जिसका जो है लाभ उठाया जाए। यहाँ पर देखते थे कि यहाँ पर जो है ऐसे ऐसे कच्चा माल के रूप में वस्तुएं मिल सकती हैं जो हमारे उद्योग के लिए यानी हमको बहुत आगे ले जा सकती है, जिसके बारे में अभी भारतीयों को ज्ञान नहीं है। उसके बाद यूरोपीय आए, पुर्तगाली आए, डच, फ्रेंच, जितने लोग भी भारत में आए सब के सब मसालों के लिए ही आए। और लेकिन जब मसालों के लिए आए सबसे पहले, लेकिन यहाँ अपार धन देखा कि भारत में तो बहुत धन है, तो फिर उन्होंने मसाला को छोड़ के धन को लूटने का प्रयास किया। लेकिन इसमें सबसे शक्तिशाली थे अंग्रेज, जो आने के बाद यहीं पर अपना जो है वर्चस्व कायम कर लिया और भारत को गुलाम बना लिया। तो लगभग भारत को लगभग 1700 से अगर देखें तो 1700 से 1947 लगभग 250 साल तक लगभग भारत पे इन लोगों ने एकदम हावी रहे। लेकिन आने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी अंग्रेजों की भारत में। वो 1600वीं ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और फिर अंग्रेज भारत में आने लगते हैं। लेकिन भारत में अंग्रेज हावी नहीं हो पाते हैं। लेकिन फिर उसके बाद 1700 के बाद से लगभग 1710-20 से धीरे धीरे अंग्रेज भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगते हैं और फिर उसके बाद धीरे धीरे ये पूरे भारत पे हावी हो जाते हैं और इसे अपना गुलाम बना लेते हैं। और फिर उसके बाद में भारत को आज़ादी 1947 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। तो इसको तो हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे बहुत ही आसानी से,
क्योंकि हमारा जो एक चैप्टर है ही है भारत में राष्ट्रवाद का उदय, तो वहां पर देखेंगे हम लोग पढ़ेंगे ही एकदम 1857 की क्रांति से लेकर चमक उठी सन 57 वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वहीं से चालू किया जाएगा 1857 से लेकर 1947 तक, लगभग 90 साल वहां पर हम लोगों को हिस्ट्री में पढ़ना है, बहुत मजा आएगा। लेकिन अभी इस चैप्टर को यहाँ पर पढ़ो, वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव। तो वैश्वीकरण का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा, तो उसके लिए जब कृषि किया जाने लगा, यहाँ पर अंग्रेज आए ब्रिटिश काल में, मसाले देखे, मसालों को छोड़ दिया, फिर उसके बाद में यहाँ पर कपास उत्पादन के लिए जो है प्रेशर डाला, मार मार के अंग्रेज जो है भारतीयों को, अगर फिल्मों में देखते होंगे पुरानी फिल्मों को, तो किस प्रकार से वो चाबुक से ऐसे मार मार के किसानों से खेती करवाते थे। तो वो एक जो है रियल घटना पर आधारित बहुत सारी फिल्में हैं, तो कुछ इस प्रकार से रहा होगा। ठीक, तो जिस प्रकार से यहाँ पर देखते हैं कि कपास के उत्पादन के लिए यहाँ पर किसानों से जबरदस्ती कपास का उत्पादन कराया गया। अब कपास का उत्पादन से होता था कि कपास यहाँ से ले जाते थे, यानी कच्चा माल के रूप में कपास ले जाते थे और ले जाते थे इंग्लैंड, वहां की फैक्ट्रियों में कपड़ा बना के फिर वापस भारत में लाके बेचते थे। यानी जबरदस्ती यहाँ पर कपास उगाओ, उसके बाद फिर वो कपास कटवाएं, फिर ले जाएं, फिर वहां से कपड़ा लेकर आए, फिर यहाँ बेचे भी। यानी अपना जो हम लोग कपास उत्पादन करते थे कच्चे माल के तौर पे, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। उसकी वैल्यू तब थी जब वो बन के आता था, यानी जो कच्चा माल हम लोग उत्पादन करते थे उसकी कोई पैसा नहीं देते थे, एकदम बिल्कुल बहुत थोड़ा सा। लेकिन जब वो लोग कपड़े, वही कपास का कपड़ा जब बन के आता था तो उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू बताते थे कि बहुत अच्छा है, और मशीनों से बनते थे और वो अच्छे होते भी थे, हल्के थे। लेकिन भारत में जो सूती वस्त्र थे उसके मुकाबले नहीं थे, क्योंकि सूती कपड़ा महंगा होता था, ब्रांडेड होता था, यानी बहुत मजबूत होता था, लेकिन वो दिखने में केवल अच्छा होता था। अंग्रेज वाला कपड़ा वो मजबूत नहीं होता था, लेकिन वो चमकदार होता था, लोग उसको पसंद करते थे। तो ये सब जो है वैश्वीकरण, इसको हम लोग कुछ चीजें यहाँ हिस्ट्री वाले चैप्टर में भी इसको पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद में देखते हैं कि कपास की ओर आकर्षित हुए भारतीय कपास को ब्रिटेन में सूती वस्त्र के लिए कच्चे माल के रूप में निर्यात किया गया। मैनचेस्टर ऑफ लिवरपूल में सूती वस्त्र उद्योग भारत में पैदा होने वाले उत्तम किस्म की कपास की उपलब्धता पर फला फूला। और फिर उसके बाद में एक आंदोलन हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री में, चंपारण आंदोलन, जो कि ये चंपारण आंदोलन है, इसको हिस्ट्री में पढ़ना ही पढ़ना है, ये है सिलेबस में चंपारण आंदोलन। लेकिन यहाँ पर चंपारण आंदोलन थोड़ा सा देखते हैं कि चंपारण आंदोलन जो था, ये चंपारण आंदोलन 1917 में चंपारण में हुआ था, बिहार के चंपारण में 1917 में यहाँ पर अंग्रेजों द्वारा जबरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी। यानी इसको 3 कठिया पद्धति भी बोलते थे, क्योंकि अपने जितनी भी भूमि थी उसका 1/3 भाग पे केवल और केवल नील की खेती करो। अगर हमारे पास 4 बीघा खेत है तो 3 बीघे खेत में नील की खेती करो, 1 बीघे में अपना जो मर्जी करे वो करो। अब इसका विरोध भी हुआ और ये जबरदस्ती जो है कराया जा रहा था। फिर उसके बाद गांधी जी आते हैं, ये सब मैटर हम लोग वहाँ पढ़ेंगे। गांधी जी आते हैं, इस आंदोलन को शांत कराते हैं और इसमें बहुत सारे अग्रणी नेता भी थे। उन सारे लोगों को हम लोगों को हिस्ट्री में पढ़ना है। ठीक, उसके बाद में 1990 के दशक के बाद वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे चावल, कपास, रबड़, चाय, कॉफी, जूट और मसाले का मुख्य उत्पादन होने के बावजूद भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों से स्पर्धा करने में असमर्थ रही, क्योंकि यहाँ पर प्रतिस्पर्धा यानी यहाँ पर कंपटीशन करने में पीछे रह गई। उसका कई सारा कारण है, जिसमें उन देशों को कृषि की अत्यधिक सहायता दी जाती थी, लेकिन भारत में भारतीय किसानों की स्थिति बिगड़ती गई, क्योंकि वो केवल उत्पादन करते थे। उनके जो वस्तु था उसको विदेशों में निर्यात करने के लिए उनके पास पर्याप्त जानकारी नहीं था। यानी हमारे यहाँ तो उत्पादन बहुत होता था, लेकिन हम अपनी उत्पादित हुई वस्तुओं को विदेशों में बेचने के लिए हमारे पास पर्याप्त जानकारी नहीं थी। इसलिए हमारा जो वस्तु था वो
धीरे धीरे जो है ये कम होने लगा, किसानों की स्थिति धीरे धीरे खराब होने लगी। उसके बाद धीरे धीरे ये जो किसान वर्ग था ये धीरे धीरे फिर ये जो है द्वितीय क्षेत्र की ओर, अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र की ओर ये धीरे धीरे प्रवास करने लगा। ठीक, तो ये धीरे धीरे जैसे ही ये आगे यानी सेकेंड सेक्टर में जाते हैं, द्वितीय क्षेत्र में जाते हैं, तो वहां से कृषि का क्षेत्र धीरे धीरे कम होने लगा। और फिर वही कारण है जो अभी पढ़े थे कि 1952 में लगभग 80% जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न थी, वही 2011 में लगभग 52% जनसंख्या ही बची है। आज भारतीय कृषि दोराहे पर है। भारतीय कृषि को सक्षम और लाभदायक बनाना है तो सीमांत और छोटे किसानों की स्थिति सुधारने पर जोर देना होगा। हरित क्रांति ने लंबा चौड़ा वादा किया, परंतु आज भी हरित क्रांति सभी जगहों पर उपलब्ध नहीं हो पाया, क्योंकि जितने भी जो पिछड़े क्षेत्र हैं वहां आज भी हरित क्रांति पूर्ण रूप से वहां पर नहीं पहुंच पाई है। हरित क्रांति ने कृषि क्षेत्र में तो बदलाव बहुत बड़ा लाया, एक जो है अपार संभावनाएं हुई, खाद्यान्न के उत्पादन में बहुत ज्यादा जो है प्रभाव पड़ा, खाद्यान्न का उत्पादन बहुत ज्यादा हुआ। लेकिन आज भी अगर देखें तो भारत की ही बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आज भी हरित क्रांति वहां पर नहीं पहुंचा, बल्कि परंपरागत रूप से कृषि हो रही है। हरित क्रांति के संदर्भ में एक क्वेश्चन और आया हुआ था कि हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज्यादा किस खाद्यान्न पर पड़ा। हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव गेहूं पर पड़ा है। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो कि हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज्यादा किस फसल पर पड़ा, तो हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव गेहूं पर पड़ा। गेहूं के क्षेत्र में हरित क्रांति बहुत ज्यादा हुई है। ठीक, और उसी के बाद में हम अपना ये चैप्टर आज का समाप्त हुआ। और फिर अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो चैप्टर खनिज और ऊर्जा संसाधन। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा खनिज और ऊर्जा संसाधन, जो अब हम लोग आगे क्लास में कंटिन्यू इसको पढ़ेंगे। खनिज और ऊर्जा संसाधन आज का चैप्टर यहीं पर समाप्त हुआ, और साथ ही साथ आज का क्लास भी यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप इसको पढ़ते रहिए और इसका नोट्स बनाते रहिए। जय हिंद।